हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका ग्रेजुएशन वाला पे। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं फिलॉसफी के वीवीआई ऑब्जेक्टिव और वीवीआई सब्जेक्टिव के बारे में, जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो जिन्होंने भी यूजी प्रथम सेमेस्टर में एमजेसी, एमआईसी या एमडीसी के रूप में फिलॉसफी लिए हैं, उनके लिए यह वीडियो है। पहले पार्ट में हम वीवीआई ऑब्जेक्टिव को देखेंगे और दूसरे पार्ट में महत्वपूर्ण वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उसके पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक कर ले, ताकि इसी तरह का वीडियो में मैं हर एक विषय पर ला पाऊँ। तो अब आगे बढ़ते हैं और ऑब्जेक्टिव को देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है, तर्कशास्त्र का मुख्य उद्देश्य क्या है। पहला क्वेश्चन है, तर्कशास्त्र का मुख्य उद्देश्य क्या है। तर्कशास्त्र का मुख्य उद्देश्य ए में है भाषा का अध्ययन, बी में है सही चिंतन नियमों का अध्ययन, सी में है मनोविज्ञान का अध्ययन और डी में है समाज का अध्ययन। तो ये क्या होगा, तर्कशास्त्र का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, सही चिंतन के नियमों का अध्ययन। तर्कशास्त्र का मुख्य उद्देश्य क्या है, सही चिंतन के नियमों का अध्ययन, यानी कि ऑप्शन बी। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 2 है, निगमनात्मक तर्क में निष्कर्ष कैसा होता है। संभाव्य होता है, अनुमानित होता है, या निश्चित होता है, या असत्य होता है। तो इसमें जो है निष्कर्ष जो है निश्चित होता है, यानी कि ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 3, पद किसे कहते हैं। पद यानी कि टर्म यानी कि पद किसे कहते हैं। तो पद जो है शब्द या शब्द के समूह को पद कहते हैं। पद किसे कहते हैं, शब्द या शब्द के समूह को पद कहते हैं, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, कौन सा पद व्यापक होता है। कौन सा पद जो है व्यापक होता है, यानी डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। तो वो है सार्वत्रिक पद। सार्वत्रिक मतलब सार्व मतलब सभी के लिए, तो सार्वत्रिक पद ऑप्शन बी हो जाएगा 4 का। क्वेश्चन नंबर 5 है, कथन में क्या पाया जाता है। तो कथन में सत्य या असत्य का दावा होता है। तो यही सत्य और असत्य का दावा पाया जाता है, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका भी। क्वेश्चन नंबर 6 है, ऑल मेन आर मॉर्टल किस प्रकार का कथन है। तो ये क्या है, ए। इसका हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा ए। तो उसके बाद है 7 नंबर, सत्य किसका गुण है, यानी तथ्य किसका गुण है। तो यह कथन का है, तो यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 8, वैधता किसका गुण है, वैलिडिटी किसका गुण है। तो यह तर्क का गुण है, यानी कि ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 9, प्रतिकिरण में कथन को कैसे दर्शाते हैं। शब्दों में, अंकों में, प्रतीकों से या चित्रों से। तो प्रतीकीकरण में कथन को प्रतीकों से दर्शाया जाता है। इसके क्वेश्चन में इस छुपा हुआ प्रतीकीकरण यानी प्रतीकों से दर्शाया जाता है। तो क्या हो जाएगा, 9 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, यदि P तो Q क्या कहलाता है। यदि P तो Q क्या कहलाता है। तो कथन रूप कहलाता है, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 11, सत्य सारणी का प्रयोग किस लिए होता है। तथ्य टेबल का प्रयोग किस लिए होता है। तो सत्यता और वैधता जांचने के लिए, सत्यता और वैधता जांचने के लिए किसका प्रयोग होता है, सत्य सारणी का प्रयोग होता है, तथ्य टेबल का, यानी कि ऑप्शन बी। 12 नंबर क्वेश्चन, दो सरल कथनों की सत्य सारणी में कितनी पंक्तियां होती है। दो सरल कथनों की सत्य सारणी में कितनी पंक्तियां होती है। तो इसमें कुल 4 पंक्तियां होती है। किसमें, दो सरल कथनों की सत्य सारणी में 4 पंक्तियां होती है। तो ऑप्शन 12 का हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, श्रेणीबद्ध कथन में कितने पद होते हैं। श्रेणीबद्ध कथन में कितने पद होते हैं। 1 पद होते हैं, 2 होते हैं, 3 होते हैं या 4 होते हैं। तो श्रेणीबद्ध कथन में कुल 2 पद होते हैं। तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका भी। क्वेश्चन नंबर 14, सोम एस आर पी किस प्रकार का कथन है। अगर सोम एस कथन है तो पी किस कैसा कथन होगा। तो पी जो है आई होगा, आई कथन होगा, ऑप्शन सी हो जाएगा 14 का। क्वेश्चन नंबर 15, ए कथन में कौन सा पद वितरित होता है। ए कथन में कौन सा पद वितरित होता है, यानी कि विषय।
ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट। विरोध का वर्ग किससे संबंधित है? स्क्वायर ऑफ अपोजिशन। विरोध का वर्ग किससे संबंधित है? श्रेणीबद्ध कथन से। विरोध का वर्ग, वर्ग स्क्वायर क्या होता है? स्क्वायर का मतलब ये तो पावर 2 होता है, स्क्वायर का मतलब तो श्रेणीबद्ध कथन यानी 16 का ऑप्शन सी हो जाएगा। 16 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा। उसके बाद है 17 नंबर, तत्काल अनुमान में कितने कथन होते हैं? अब तत्काल अनुमान में कुल कितने कथन होते हैं? तो इसमें कुल 1 कथन होते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 का ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, परिवर्तन में क्या बदला जाता है? परिवर्तन में क्या बदला जाता है? तो विषय और विधेय बदला जाता है। परिवर्तन में विषय और विधेय बदला जाता है यानी ऑप्शन सी 18 का। 19 नंबर, औपति में क्या बदला जाता है? औपति में गुण को बदला जाता है। देखिए ये था परिवर्तन में क्या बदला जाता है? विषय और विधेय। इसमें औपति में क्या बदला जाता है? तो इसमें गुण बदला जाता है, गुण को बदला जाता है। श्रेणीबद्ध न्याय में कुल कितने कथन होते हैं? अब श्रेणीबद्ध न्याय में कुल कितने कथन होते हैं? तो श्रेणीबद्ध न्याय में कुल 3 कथन होते हैं यानी कि 20 का ऑप्शन बी हो जाएगा 3। 21 नंबर क्वेश्चन है, मध्य पद कहाँ नहीं आता? मध्य पद कहाँ नहीं आता है? निष्कर्ष। निष्कर्ष में मध्य पद नहीं आता है। निष्कर्ष में क्या आता है? निष्कर्ष में तो सबसे लास्ट में आता है निष्कर्ष, तो उसमें मध्य पद तो आता नहीं है। तो क्या हो जाएगा? 21 का ऑप्शन सी निष्कर्ष। 22 नंबर, श्रेणीबद्ध न्याय में मध्य पद का कार्य क्या है? श्रेणीबद्ध न्याय में मध्य पद का क्या कार्य है? दोनों पदों को जोड़ना, ऊपर वाले पद को और नीचे वाले पद को भी जोड़ना, यही काम है इसका। तर्क में नियमों के उल्लंघन को क्या कहते हैं? तो तर्क में नियमों के उल्लंघन को क्या कहते हैं? भ्रम कहते हैं। ऑप्शन बी, 23 का ऑप्शन बी। 24 नंबर क्वेश्चन, अवितरित मध्य पद किसका उदाहरण है? अवितरित पद, अवितरित मध्य पद किसका उदाहरण है? तो ये भ्रम, ये भी भ्रम का है। क्वेश्चन नंबर 25, बुलियन व्याख्या किससे संबंधित है? तो बुलियन व्याख्या जो है वर्ग से संबंधित है यानी कि स्क्वायर से संबंधित है, स्क्वायर से। क्वेश्चन नंबर 26, वेन आरेख में वृत्त किसका प्रतीक है? वेन आरेख में वृत्त किसका प्रतीक है? तो ये वर्ग का प्रतीक है, स्क्वायर का। वेन आरेख में विधि किस न्याय की जांच में उपयोगी है? श्रेणीबद्ध, ऑप्शन बी। 28 नंबर, वेन आरेख का विकास किसने किया? तो वेन आरेख का विकास किसने किया? जॉन वेन ने, यानी कि ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 29, सही आधारों से गलत निष्कर्ष वाला तर्क क्या कहलाता है? अवैध कहलाता है। क्या है? सही आधारों से गलत निष्कर्ष वाला तर्क क्या कहलाता है? तो अवैध कहलाता है, तो उसको अवैध ही माना जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 जो कि ऑब्जेक्टिव का लास्ट है, डेडिकेटिव लॉजिक का मुख्य विषय क्या है? डेडिकेटिव लॉजिक का मुख्य विशेषता क्या है? मुख्य विषय क्या है? सॉरी, विशेषता नहीं, विषय। मुख्य विषय क्या है डेडिकेटिव लॉजिक का? डेडिकेटिव लॉजिक का मुख्य विषय क्या है? तो वो है वैधता, वैलिडिटी, वैधता, यानी कि ऑप्शन सी 30 का। तो इस प्रकार हमने 30 डीवीआई ऑब्जेक्टिव को देखा। अब कुछ महत्वपूर्ण सब्जेक्टिव प्रश्न को देखते हैं जो कि आपके एग्जाम में आ सकते हैं। इसको देखिएगा। पहला क्वेश्चन है, तर्कशास्त्र यानी कि लॉजिक, तर्कशास्त्र की परिभाषा क्या है? तर्कशास्त्र की परिभाषा के बारे में बताना है, क्वेश्चन नंबर 1 है। दूसरा है, तर्कशास्त्र की प्रमुख शाखाएं कौन कौन सी है? ये जितने प्रश्न है ना, ये पांचों यूनिट से मिलाकर है, यानी कि सेमेस्टर 1 में 5 यूनिट बने, तो पांचों यूनिट के मिला के क्वेश्चन बनाया गया है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो पढ़ लीजिएगा इसको ध्यान से। तर्कशास्त्र की प्रमुख शाखाएं कौन कौन सी है, ये हो गया। उसके बाद तीसरा है पद, पद किसे कहते हैं? पद किसे कहते हैं, इसको लिखना है। उसके बाद है कथन, कथन की परिभाषा दीजिए। पांचवा प्रश्न है, सत्य और वैधता में क्या अंतर है? तथ्य और वैलिडिटी में क्या अंतर है, इसको बताना है। क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 है, कथनों का प्रतीकीकरण क्या है? क्वेश्चन नंबर 6 यही है। 7वां है, कथन रूप से आप क्या समझते हैं? स्टेटमेंट फॉर्म से व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय स्टेटमेंट फॉर्म, इंग्लिश में ये हो जाएगा क्या? तो कथन रूप से आप क्या समझते हैं? क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8 है, तर्क रूप क्या होता है? तर्क रूप क्या होता है, इसको पढ़ना है। क्वेश्चन नंबर 9 है, सत्य सारणी क्या है? सत्य सारणी, हाँ, ट्रुथ टेबल।
उसके बाद 10वां नंबर प्रश्न है, सत्य सारणी द्वारा तर्क की वैधता कैसे जांची जाती है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 10। और ये सारे के सारे क्वेश्चन VVI है जो कि एग्जाम में आएंगे। क्वेश्चन नंबर 11, श्रेणीबद्ध कथन क्या है। क्वेश्चन नंबर 12 है, मात्रा और गुण के अनुसार कथनों का वर्गीकरण कीजिए। 13 नंबर प्रश्न है, पदों का वितरण क्या है। क्वेश्चन नंबर 14 है, विरोध का वर्ग क्या दर्शाता है। विरोध का वर्ग क्या दर्शाता है। क्वेश्चन नंबर 15, तत्काल अनुमान किसे कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, श्रेणीबद्ध न्याय की परिभाषा दीजिए। श्रेणीबद्ध न्याय की परिभाषा। 17 नंबर, श्रेणीबद्ध न्याय की संरचना समझाइए। 18 नंबर, श्रेणीबद्ध न्याय के नियम कौन कौन से हैं। 19 नंबर है, तर्क में भ्रम किसे कहते हैं। 20 नंबर है, मध्य पद के अवितरण का भ्रम क्या है। उसके बाद है 21 नंबर क्वेश्चन, बुलियन व्याख्या क्या है। 22 नंबर में है, वेन आरेख विधि क्या है। वेन आरेख विधि क्या है, इसको पढ़ना है, पढ़ लीजिएगा। 23 नंबर, वेन आरेख द्वारा न्याय की वैधता कैसे जांची जाती है। और 24 नंबर है, वेन आरेख विधि के लाभ लिखिए। और 25वां नंबर क्वेश्चन है जो कि लास्ट है, वेन आरेख और श्रेणीबद्ध न्याय का क्या संबंध है। तो इस प्रकार हमने VVI ऑब्जेक्टिव को भी देखा और VVI सब्जेक्टिव को भी देखा। तो आप इसी के अनुसार तैयारी कीजिएगा। आंसर इसका बना लीजिएगा कॉपी में, सभी क्वेश्चन का आंसर बना लीजिएगा तो अच्छा रहेगा। और ऑब्जेक्टिव तो ऑब्जेक्टिव याद कर लीजिएगा, वीडियो को एक बार 2 बार 3 बार देख लीजिएगा तो दिमाग में सेट हो जाएगा। तो यही था VVI प्रश्न ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव फिलोसफी का, जो कि MJC, MIC और MDC तीनों के लिए आवश्यक है फर्स्ट सेमेस्टर एग्जाम के लिए। आशा करते हैं यह सेशन आपको अच्छा लगा होगा। और इसका जो PDF है, इसका PDF हम टेलीग्राम पे डाल देंगे, आप वहां से इस PDF को प्राप्त कर सकते हैं। और उस टेलीग्राम चैनल का लिंक हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल ही देंगे, तो वहां से आप लोग देख लीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।